टाटा, एक ऐसी कंपनी जिसका कैपिटल पाकिस्तान के टोटल इकोनॉमी से 24 बिलियन डॉलर ज्यादा और कुछ देशों के टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है। टाटा इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है एंड चैरिटी करने के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। टाटा ने 103 बिलियन डॉलर तक डोनेट किया है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 83,000 करोड़ है। टाटा ऑलमोस्ट हर फील्ड में है। ये कार से लेकर एरोप्लेन तक सारे कैटेगरीज में है। टाटा नमक, चाय और भी कई चीजें मैन्युफैक्चर करटा है। टाटा के पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा था, टाटा स्टील सेव्ड अस। टाटा स्टील को वन ऑफ द प्योरेस्ट स्टील एक्सपोर्टर माना जाता था, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि टाटा को इस मुकाम तक पहुंचने में 200 से ज्यादा सालों का समय लगा। ये जर्नी न सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि हर इंसान जो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जिसका जन्म गुजरात के एक छोटे से टाउन नवसारी में हुआ था। उनके फादर का नाम नुसर वांजी व उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। जमशेद जी एक पारसी फैमिली में जन्मे थे जिनके एंसेस्टर्स को पर्सिया में परसिक्यूट किया जाता था, इसलिए वो शरण लेने इंडिया में आ गए। इंडिया में आकर वो एक ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करते थे, लेकिन जमशेद जी टाटा के पापा पहले ऐसे पर्सियन थे जिन्होंने अपना कल्चरल हेरिटेज को छोड़ा और मुंबई आ गए। लेकिन अकेले नहीं, उनके साथ जमशेद जी और उनकी माँ भी साथ में थे। बचपन से ही जमशेद जी एक कीन ऑब्जर्वर थे। वो अगल बगल की जगह को ऑब्जर्व किया करते थे। जमशेद जी जब मात्र 14 साल के थे तब से ही वह अपने फादर के साथ काम किया करते थे। जमशेद जी टाटा के पिता ज़ोरोएस्ट्रियन प्रीस्ट के तौर पर काम किया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा, जिस वजह से वह मुंबई आए थे। लेकिन उनके ना पढ़े लिखे होने की वजह से उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया। वह इन सब चीजों से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि वह अपने बेटे जमशेद जी को इन सब से गुजरने नहीं देंगे। इसीलिए जमशेद जी जब अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगे 14 साल की उम्र में, तब उनके पिता ने उनको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। जमशेद जी ने एल्फिंस्टोन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दब्बू से विवाह कर लिया। दोस्तों, जमशेद जी टाटा जो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे थे, तब 1857 में भारत में भयंकर विद्रोह छिड़ा जिसने अंग्रेजों के रूलिंग बेस हिला करके रख दिया। इस विद्रोह को देखकर अंग्रेज बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस विद्रोह को तोड़ने में लगा दी। लोगों को मारकर जेल में डाला जाने लगा। इसी बीच 1858 आ गया। साल 1858 में वह ग्रेजुएट हुए। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के कामों में हेल्प शुरू कर दी। जमशेद जी टाटा को यह देखकर कि बहुत बुरा लगा, जहां बाकी सारे लोग ब्रिटिश शासन से लड़कर आजादी मांगना चाहते थे, वहीं जमशेद जी टाटा ने उन्हें अलग तरीके से सहायता देने का सोचा। 1858 से ठीक 10 साल बाद 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए से अपना पहला बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक बैंकरप्ट तेल फैक्ट्री खरीदी और उसे एक कॉटन के फैक्ट्री में ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड उसका नाम बदल कर रखा अलेक्जेंडर मिल। 2 साल बाद उन्होंने इसे खासे प्रॉफिट्स के साथ बेच दिया। इस पैसे के साथ उन्होंने नागपुर में 1874 में एक कॉटन का कारखाना लगाया। दोस्तों, इसी बीच क्वीन विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था। आई डोंट नो कि उनको ये खिताब किसने दिया और क्यों दिया। I mean, घर पर कब्जा करने वाले को महारानी थोड़ी बोलते हैं। खैर, इसमें जमशेद जी को प्रॉफिट दिखा। जमशेद जी ने भी टाइम को समझते हुए कारखाने का नाम इम्प्रेस मिल, इम्प्रेस का मतलब महारानी, रखा। दोस्तों, ये बात तो थी कि जमशेद जी काफी तेजी से ग्रो कर रहे थे। Until 1869 टाटा फैमिली को एक छोटा मोटा बिजनेसमैन माना जाता था, नॉट टू बिग। ऐसा माना जाता था कि पूरे मुंबई के बिजनेस में जो सबसे पीछे आता है वह जमशेद जी टाटा है। पहले इसको सुनकर जमशेद जी टाटा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एम्प्रेस मिल बनाई। फ्रेंड्स,
यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 1904 में जमशेद जी टाटा की तबीयत बिगड़ने लगी। जमशेद जी अपने जीवन के 3 ग्रेट आइडियाज से ऑब्सेस्ड थे। वह चाहते थे कि वह एक आयरन एंड स्टील कंपनी खोले, एक जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना एंड अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इंडियंस को डिफरेंट साइंसेज सिखाए। लेकिन उनकी खराब हेल्थ की वजह से वह इन सपनों को पूरा नहीं कर पाए और 1904 में उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके लेगेसी को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने संभाला। उन्होंने अपने पापा के तीनों सपनों को पूरा करने का सोचा। दोराबजी टाटा ने ग्लोबलाइजेशन के मूवमेंट को बढ़ते हुए देखा। उन्होंने इस बात को पहले ही भांप लिया था कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्टील और आयरन की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए 1907 में उन्होंने एक आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री लगाने की सोची। दोराबजी टाटा ने यह सोच तो लिया था कि वह आयरन एंड स्टील के प्लांट लगाएंगे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी जगह नहीं दिख रही थी जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा सही हो। काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां पर पानी अच्छा था, वह रेलवे से कनेक्टेड था और वहां पर आयरन एंड स्टील का स्टॉक बहुत ज्यादा था। जो जगह थी जमशेदपुर। दोराबजी टाटा ने इस पर काम करना 1907 में ही शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों से लोन लिया। लोन लेने के बावजूद भी आयरन स्टील प्लांट वहां पर पूरा नहीं हुआ। लेकिन दोराबजी टाटा अपनी बात के इतने पक्के थे कि उन्होंने इस प्लांट को लगाने के लिए अपना घर, गाड़ी सब बेच दिया। टाटा के इस मूव को देखकर बाकी सारे बिजनेसमैन चौंक जाते हैं। बाद में जब यह प्लांट बनकर तैयार होता है, तब दोराबजी टाटा को इसने उस टाइम का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन बना दिया। वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब ब्रिटेन का इंपोर्ट अमेरिका से रुक गया, तब दोराबजी टाटा ने ही ब्रिटेन को आयरन एंड स्टील सप्लाई किया। वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के बाद से उस समय इंडिया के वाइस रॉय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने कहा कि टाटा स्टील ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की है वर्ल्ड वॉर में। वर्ल्ड वॉर ने दोराबजी टाटा को एक बार वापस से बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया। दोराबजी टाटा ने इंडिया में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने के अपने पिता के विजन को साकार करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्हीं के गाइडेंस में टिस्को एशिया का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बन गया एंड इंडियन स्टील इंडस्ट्री के विकास की नींव रखी। आगे जाकर के टाटा ग्रुप बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ। JRD टाटा ने ही टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसको आज के समय में हम लोग एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। जी हाँ, पहले टाटा ने ही इस एयरलाइन की स्थापना की थी। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत 1932 में हुई थी, लेकिन 1947 में आजादी मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि वह कुछ कंपनियों को इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ले लें, जिसमें टाटा एयरलाइंस भी थी। बाद में टाटा एयरलाइन का नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया गया। जब इंडियन गवर्नमेंट ने JRD टाटा से चेयरमैन की पोजीशन पर रहने को बोला, तो वह मान गए और इस तरह से आजाद भारत को पहली एयरलाइन देने वाला भी टाटा ही था। 1960s में टाटा ग्रुप ने कई अलग अलग सेक्टर्स में कंपनियां खोली। इन कंपनियों में टाटा स्टील, टाटा पावर भी शामिल था। अब समय आ गया था 1962 का और रतन टाटा एक नया नाम टाटा इंडस्ट्री में घुसने वाला था। रतन टाटा ने 1962 में एज मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह काम किया। उन्होंने कई अलग अलग कंपनियों को जो डूब रही थी, जैसे कि नाल्को, यह कंपनी रेडियो बनाया करती थी, लेकिन जहां कुछ सालों पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 20% हुआ करता था, वह घटकर 1970s में सिर्फ 2% रह गया। इसी समय पर रतन टाटा को इस कंपनी को वापस रिवाइव करने के लिए कहा गया। रतन टाटा का मानना यह था कि अगर उन्हें नाल्को को वापस से रिवाइव करना है, तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और यह काम किया भी। 3 से 4 सालों में नाल्को वापस से 20% के शेयर पर आ गया और 1975 तक नाल्को पूरी तरीके से बदल गया। रतन टाटा के इस काम को देखकर टाटा ग्रुप में काम करने वाले सभी लोग काफी इंप्रेस हो गए, लेकिन अल्टीमेटली उस समय इमरजेंसी लगा दी गई, जिस वजह से नाल्को को बंद करना पड़ा। लेकिन इससे रतन टाटा का टैलेंट उभर कर आ गया और सभी लोगों को पता चल गया रतन टाटा के कैपेबिलिटी के बारे में। इसके बाद उन्हें टाटा स्टील का हेड बना दिया गया। साल 1991 आते आते रतन टाटा ने लगभग सभी कंपनियों को ग्रो करना शुरू कर दिया। इसीलिए 1991 में ही उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। इसी साल भारत में लिबरलाइजेशन भी किया गया, जिससे बाहर की कंपनियां अब इंडिया में भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती थीं। टाटा ग्रुप इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट प्लेयर थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाकी कंपनियों में अपने ही शेयर्स लेना शुरू कर दिया, ताकि बाहर की कोई भी कंपनियां
टाटा ग्रुप के कंपनियों का शेयर खरीदकर टाटा की कंपनियों को खरीद न सके, जिससे टाटा ग्रुप इतने खराब समय में भी टिका रह सका। इसी ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही रतन टाटा ने बाहर के देशों में भी टाटा को एक्सपैंड करने का सोचा और यह एक काफी अच्छा मौका था जिससे रतन टाटा को चांस मिल गया पूरे दुनिया भर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का। रतन टाटा ने तेजी से पूरे दुनिया में अपनी कंपनी के ब्रांचेस खोले। साल 2008 में एक कार कंपनी फोर्ड, जो कि लग्जरी कार बनाते थे, उन्हें एक काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ा, जिस वजह से यह कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही थी। तभी रतन टाटा ने इस कंपनी को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। इतनी इमेंस सक्सेस के बाद भी टाटा ग्रुप को आज भी बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं। जैसे साल 2008 में रतन टाटा ने एक आदमी को देखा जो अपने फैमिली के साथ एक स्कूटर पर बहुत मुश्किल से ट्रैवल कर रहा था। उसके प्रॉब्लम को देखकर रतन टाटा ने सोचा कि उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसीलिए उन्होंने एक कार जिसका नाम नानो रखा गया उसको लॉन्च किया, लेकिन इसकी मार्केटिंग ऐसे की गई जैसे कि यह सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, जिससे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि उनका सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे इंसिडेंट भी हुए जिसकी वजह से नैनो को बहुत सारे गलत रिव्यूज मिले, जिसके कारण लोगों ने नैनो को खरीदना पसंद नहीं किया, इसके बावजूद कि वह एक स्कूटर से काफी ज्यादा सेफ था। यह रतन टाटा के वन ऑफ द फेलियर्स में से एक है। इसके बावजूद भी आज टाटा ग्रुप दुनिया के नंबर 1 रैंक पर है पैसे डोनेट करने के मामले में। इसके अलावा जो मैंने आपको फोर्ड की कहानी बताई थी, जब उनके एम्प्लॉइज को कहा गया कि वह किस कंपनी से जुड़ना चाहेंगे, तो उनमें से ज्यादातर ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी इसको सिलेक्ट किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि टाटा बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है उसके एम्प्लॉइज को, जो उन्हें ऐसा फील ही नहीं होने देते कि वह काम कर रहे हैं।